35 वर्षीय शेषनाथ मौर्य अपने परिवार के साथ गोला गांव में रहता था। उसके परिवार में विधवा मां मीना देवी, पत्नी नीतू मौर्य, 2 बेटे, 3 भाई और एक बहन थी। पिता की असामयिक मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी का बोझ शेषनाथ मौर्य के कंधों पर आ गया था। इसका दूसरे नंबर का भाई गोविंद मौर्य विदेश में रहता है। भाई बहन की जिम्मेदारी जब शेषनाथ मौर्य के कंधों पर आई तो वो घबराया नहीं, बल्कि उसने डट कर मुकाबला किया। वो कमाने के लिए गांव छोड़कर दिल्ली चला गया। वहां जो भी कमाई होती थी वो अपना खर्च निकाल कर बाकी पैसे घर भेज देता था। घर पर वो 46 महीने में ही जा पाता था। तब भी वो 45 दिन घर रुक कर अपनी ड्यूटी पर लौट जाता था। साल 2019 फरवरी के अंतिम सप्ताह में शेषनाथ मौर्य के बड़े पापा के बेटी की शादी थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो 17 फरवरी 2019 को दिल्ली से घर आया था। 22 फरवरी को घर पर ही था। रात 9:22 पर शेषनाथ मौर्य के मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई। उसने कुछ देर बात की, फिर दूसरी तरफ से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद उसी नंबर से उसके पास कई बार कॉल आई थी। बार बार आ रही कॉल से शेषनाथ मौर्य परेशान हो गया। उस वक्त रात के करीब 10:15 बज चुके थे। तब तक उसकी पत्नी नीतू मौर्य को छोड़कर घर के सभी लोग सो चुके थे। रसोई के कामों को निपटाकर नीतू मौर्य कमरे में पहुंची तो पति को पैंट और शर्ट पहनते देख पूछा, इतनी रात को तैयार होकर कहां जा रहे हो आप? उसने बोला, मेरे दोस्त की कई बार कॉल आ चुकी है, उससे ही मिलने जा रहा हूं, उससे मिलकर थोड़ी देर में लौट आऊंगा। बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर शेषनाथ मौर्य अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। नीतू मौर्य फटी आंखों से पति को जाते देखती रह गई। शेषनाथ मौर्य को घर से निकले 2 घंटे बीत चुके थे। वो घर नहीं लौटा था। नीतू मौर्य पति को लेकर परेशान हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, किससे कहे, क्योंकि पति के मोबाइल पर वो कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। पति के लौटने की राह देखते देखते नीतू मौर्य को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज सिर पर चढ़ाया था। सोकर उठते ही नीतू मौर्य ने पहले घर में पति को देखा। उसे यकीन था कि उसके सोने के बाद वो घर लौट आए होंगे, लेकिन वो घर के किसी कमरे में नहीं दिखा। तो नीतू मौर्य ने ये बात अपनी सास मीना को बताई। मीना देवी को ये नहीं पता था कि शेषनाथ मौर्य रात में किसी दोस्त से मिलने निकला था और अभी तक घर नहीं लौटा है। बहू की बात सुनकर मीना देवी भी परेशान हो गई कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। नीतू मौर्य रात से ही उसके मोबाइल पर फोन करके थक गई थी। हर बार उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना सभी के लिए परेशानी का सबक बना हुआ था कि आखिर उसने मोबाइल को बंद क्यों रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। मीना देवी ने अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके अपने बेटे के बारे में पता लगाया। उसने सोचा कि हो सकता है कि वो रात में किसी नाते रिश्तेदार के घर रुक गया हो, लेकिन वो किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया था। शेषनाथ मौर्य को लेकर घर वाले परेशान थे। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। दोपहर बीत जाने के बाद जब शेषनाथ मौर्य घर नहीं आया तो मीना देवी गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर गोला थाने पहुंच गए। उन्होंने एसओ नाजिर हुसैन को बेटे के गायब होने की जानकारी दी। एसओ ने शेषनाथ मौर्य की गुमशुदगी दर्ज करके मीना देवी को घर भेज दिया। ये बात 23 फरवरी 2019 की है। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद थाना पुलिस शेषनाथ मौर्य की तलाश में जुट गई। जैसे तैसे वो रात मीना और नीतू मौर्य की आंखों में बीती। शेषनाथ मौर्य को गायब हुए करीब 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं चला और ना ही वो लौट कर आया। पति को लेकर नीतू मौर्य और उसके बच्चों का हाल रो रो कर बुरा हुआ जा रहा था। नीतू मौर्य ये सोचकर परेशान थी कि पता नहीं वो कहां और किस हाल में होंगे। 24 फरवरी 2019 को थाना गधा की पुलिस ने रियाम इलाके के मोड़ से एक लावारिश मोटरसाइकिल बरामद की। उसका हैंडल लॉक था। गांव के चौकीदार भूषण ने लावारिस मोटरसाइकिल के बारे में थाना गगहा में सूचना दी थी। पुलिस ने बताई गई जगह पर जाकर मोटरसाइकिल बरामद कर ली। तलाशी में मोटरसाइकिल की डिक्की में बाइक के रजिस्ट्रेशन के कागज मिले। उन कागजों के आधार पर पता चला कि बाइक शेषनाथ मौर्य की है, निवासी बेलपुर गोला गोरखपुर। एक दिन पहले ही गोला थाने से शेषनाथ मौर्य के गुम होने की सूचना जिले के सभी 26 थानों को दे दी गई थी। गगहा थाने को भी इसकी सूचना मिल गई थी। गगहा से एसओ ने फौरन ये सूचना गोला थाने के एसओ नाजिर हुसैन को दी। एसओ नाजिर हुसैन ने बाइक गगहा थाने से मंगवा ली। 25 फरवरी को उन्होंने मीना देवी को थाने बुलवाकर बरामद की गई बाइक दिखाई तो मीना देवी ने पहचान कर कहा कि ये बाइक उनके बेटे शेषनाथ मौर्य की है। जांच में जुटे नाजिर हुसैन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि शेषनाथ मौर्य की मोटरसाइकिल गोला थाने से करीब 50 किलोमीटर दूर गगहा इलाके तक कैसे पहुंची। उसके रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे कोई राज तो जरूर था। 28 फरवरी को इसी सिलसिले में वो शेषनाथ मौर्य के घर भेलपुर पहुंचे। उन्होंने शेषनाथ मौर्य की मां मीना देवी, पत्नी नीतू मौर्य और भाई मोनू मौर्य से पूछताछ की।
पूछताछ में उन्हें शेषनाथ मौर्य की किसी से दुश्मनी होने की कोई जानकारी नहीं मिली। पूछताछ के बाद एसओ थाने लौट आए। शेषनाथ मौर्य के बारे में और जरूरी जानकारी एकत्र करने के लिए उन्होंने मुखबिर लगा दिए। इसके बाद उन्होंने शेषनाथ मौर्य के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि 22 फरवरी 2019 की रात 10:14 पर शेषनाथ मौर्य के मोबाइल पर आखिरी कॉल आई थी। उसके कुछ समय बाद ही उसका फोन बंद हो गया था। जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर किसी रामशरण मौर्य निवासी बल्हड़गंज गोरखपुर का था। उस रात उस फोन नंबर से 9:22 से 10:14 के बीच शेषनाथ मौर्य के मोबाइल पर कई बार कॉल आई थी। पुलिस ने रामशरण मौर्य के बारे में शेषनाथ मौर्य के घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे लोग उसे नहीं जानते हैं। धीरे धीरे 10 दिन और बीत गए। शेषनाथ मौर्य के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। 11 मार्च 2019 को मुखबिर ने पुलिस को एक चौंका देने वाली सूचना दी। मुखबिर ने बताया कि गांव के ही संजू मौर्य से शेषनाथ मौर्य का कई सालों से चक्कर चल रहा है। 5 साल पहले संजू मौर्य की शादी बड़हलगंज में ही हो गई थी। शादी के बाद भी संजू मौर्य और शेषनाथ मौर्य के बीच अच्छे संबंध बने रहे। इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके ये संबंध उसके लिए मुसीबत बन गए होंगे। मुखबिर की सूचना में पुलिस को दम दिख रहा था। एसओ नाजिर हुसैन ने शेषनाथ मौर्य की निजी जिंदगी की डायरी खंगाली। उसकी जिंदगी की डायरी के पन्ने में संजू मौर्य की मोहब्बत भरी पड़ी थी। शेषनाथ मौर्य और संजू मौर्य के बीच करीब 10 सालों से प्रेम संबंध थे। एसओ पूछताछ के लिए दोबारा शेषनाथ मौर्य के घर पहुंचे। उन्होंने शेषनाथ मौर्य की मां मीना देवी से संजू मौर्य और शेषनाथ मौर्य के बीच रहे संबंधों के बारे में पूछा तो वो अवाक रह गई। ये सुनकर मीना देवी ने आशंका जाहिर की कि बेटे के लापता होने में संजू मौर्य का हाथ हो सकता है। मीना देवी ने बताया कि संजू मौर्य की ससुराल जगदीशपुर मिश्रौली बड़हलगंज गोरखपुर में है। ये सुनकर नाजिर हुसैन का माथा ठनक गया। लावारिश हालत में शेषनाथ मौर्य की मोटरसाइकिल गगहा थाने के रिम के पास से बरामद की थी। वहां से बड़हलगंज बेहद ही करीब था। इसका मतलब ये था कि शेषनाथ मौर्य के गायब होने में संजू मौर्य के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी शामिल हो सकते थे। उसके ससुराल वाले शक के दायरे में आए तो नाजिर हुसैन ने बिखरी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। फिर क्या था, कड़ियां खुद ब खुद आपस में जुड़ने लगी। जांच पड़ताल से संजू मौर्य शक के दायरे में आ गई थी। 13 मार्च 2019 को शक के आधार पर पुलिस ने संजू मौर्य के ससुराल जगदीशपुर मिश्रौली पहुंचकर दबिश दी। संयोग से संजू मौर्य और उसका पति रामशरण मौर्य घर पर ही मिल गए। दरवाजे पर पुलिस देखकर रामशरण मौर्य घबरा गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एसओ हुसैन अपनी टीम को बाहर खड़ा करके अकेले कमरे में गए। उधर रामशरण मौर्य के दरवाजे पर बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी देखकर गांव वाले जुटने लगे थे। वे नहीं समझ पाए कि रामशरण मौर्य के घर में ऐसा क्या हो गया है कि सुबह सुबह पुलिस आ गई। खैर, एसओ हुसैन ने रामशरण मौर्य से संजू मौर्य के बारे में पूछा तो उसने संजू मौर्य को बुलाकर थानेदार के सामने खड़ा कर दिया। संजू मौर्य रसोई घर में खाना पका रही थी। पुलिस को सामने देखकर वो घबरा गई। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। ये देख एसओ नाजिर हुसैन समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है। उन्होंने हवा में तीर चलाते हुए संजू मौर्य से पूछा, शेषनाथ मौर्य कहाँ है? शेषनाथ मौर्य का नाम सुनते ही संजू मौर्य एकदम से कांप गई। कौन शेषनाथ मौर्य? मैं किसी शेषनाथ मौर्य को नहीं जानती। ये कहकर संजू मौर्य रसोई की ओर जाने लगी। मैंने कब कहा कि तुम शेषनाथ मौर्य को जानती हो? थानेदार नाजिर हुसैन ने पैतरा बदला। मैंने तो ये पूछा कि शेषनाथ मौर्य कहाँ है? संजू फिर बोली, कहा ना मैं शेषनाथ मौर्य को नहीं जानती। संजू मौर्य को घूरते हुए एसओ हुसैन बोले, ठीक है, जब तुम नहीं जानती हो तो उसका नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ गया? देखो संजू, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। सीधे सीधे बता दो कि तुम लोगों ने शेषनाथ मौर्य के साथ क्या किया है। मैं जानता हूं कि इस खेल में तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। सीधे सीधे सच्चाई बता दो, नहीं तो हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। एसओ नाजिर हुसैन की कड़क आवाज सुनकर संजू मौर्य बुरी तरीके से डर गई और फफक कर कर रोने लगी। साहब मुझे बचा लीजिए। रोते हुए संजू मौर्य एसओ के पैरों में गिर गई। वो बोली, शेषनाथ के मौर्य को मैंने नहीं, मेरे पति और मेरे जेठ ने मारा है साहब। एसओ ने पूछा, लाश कहाँ है? संजू गिड़गिड़ाती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि उन्होंने लाश का क्या किया है। इतना सुनकर रामशरण मौर्य ने वहां से भागने की कोशिश की तो एसओ साहब ने उसे धर दबोचा। फिर क्या था, रामशरण मौर्य ने भी कानून के सामने कबूल किया कि उसने और उसके भाई विजय मौर्य ने घर की इज्जत के साथ खेल रहे शेषनाथ मौर्य को सदा के लिए रास्ते से हटा दिया। उसकी लाश उन लोगों ने गांव के बाहर रामकृष्ण तिवारी के आलू के खेत में दफना दी है। 17 दिनों से रहस्य बनी शेषनाथ मौर्य की गुमशुदगी का राज खुल गया था।
पुलिस रामशरण मौर्य और उसकी पत्नी संजू मौर्य को हिरासत में लेकर गांव के बाहर रामकृष्ण तिवारी के खेत में पहुंची। इधर एसओ नाजिर हुसैन ने यह जानकारी एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीओ गोला सतीश चंद्र शुक्ला, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और एसडीएम गोला को दे दी। सूचना पाकर थोड़ी देर बाद सभी अधिकारी और मीडिया कर्मी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम की निगरानी में रामशरण मौर्य तथा संजू मौर्य की निशानदेही पर उस जगह की खुदाई की गई जहां शेषनाथ मौर्य की लाश दफनाई गई थी। 4 फीट गहरी खुदाई करने पर शेषनाथ मौर्य की सड़ी हुई लाश बरामद हो गई। लाश के ऊपर काफी मात्रा में नमक डाला हुआ था ताकि लाश ही नहीं बल्कि हड्डी तक गल जाए और किसी को कोई सबूत न मिले। लाश के पास से उसकी मोटरसाइकिल की चाबी भी मिल गई। हत्यारों ने लाश के साथ चाबी भी डाल दी थी। लाश बरामद होने के बाद उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने मीना देवी को बुलवा लिया। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही उसके घर में रोना पीटना शुरू हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भिजवा दी। कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस रामशरण मौर्य और उसकी पत्नी संजू मौर्य को गिरफ्तार कर थाना गोला ले आई। तब तक मीना देवी भी थाने पहुंच गई थी। पुलिस ने लाश के कपड़े मीना देवी को दिखाए तो वो पहचान गई कि कपड़े उसके बेटे शेषनाथ मौर्य के ही हैं। बहरहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो रामशरण मौर्य ने इज्जत की खातिर हत्या की बात कबूल कर ली। संजू मौर्य ने पुलिस को बताया कि शेषनाथ मौर्य और उसके बीच करीब 11 सालों से प्रेम संबंध थे। शादी के बाद भी वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से अलग नहीं रह सके। पुलिस या पूछताछ और दोनों आरोपियों के बयान के आधार पर सुहाग की दहलीज पर प्यार के दर्दनाक अंत की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। 35 वर्षीय शेषनाथ मौर्य मूल रूप से गोरखपुर के गोला के बेलपार का रहने वाला था। पिता की असामयिक मौत के बाद उसने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। ईमानदार, कर्मठी और मिलनसार शेषनाथ मौर्य के व्यवहार से घर परिवार ही नहीं बल्कि गांव वाले भी कायल थे। उस पर सबसे ज्यादा कोई मेहरबान था तो वो थी पड़ोस में रहने वाली संजू मौर्य। संजू मौर्य के पिता रामदरश मौर्य किसान थे। उनके पास खेती की जो जमीन थी उसी से घर गृहस्थी चलती थी। एक भाई 3 बहनों में संजू मौर्य सबसे छोटी थी। साधारण नैन नक्श वाली संजू मौर्य देखने में खूबसूरत तो नहीं थी पर थी बहुत चंचल। उसके कई दीवाने थे पर वो किसी को भाव नहीं देती थी। उसने अपने दिल के कागज पर मोहब्बत की शाई से शेषनाथ मौर्य का नाम लिख लिया था। शेषनाथ मौर्य को वो बहुत चाहती थी। संजू मौर्य ने कसम खाई थी कि शेषनाथ मौर्य ही उसके जीवन में सब कुछ होगा। संजू मौर्य की तरह शेषनाथ मौर्य भी उससे प्यार करता था। ये बात 11 साल पहले की है। तब दोनों की उम्र 22 या 23 साल रही होगी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई इनका प्यार भी जवान होता गया। जवां होते प्रेम के साथ दोनों के प्रेम संबंध ज्यादा दिनों तक पर्दे के पीछे छिपे नहीं रह सके। फिजा में घुली हवा के साथ इनका प्रेम संबंध गांव में फैल गया था। बात जब संजू मौर्य के पिता रामदरश मौर्य तक पहुंची तो घर में भूचाल आ गया। वो बेटी की करतूतों से शर्मसार हो गया था। वो जब भी घर से बाहर निकलता गांव में संजू मौर्य और शेषनाथ मौर्य के प्रेम के चर्चे होते थे। ये सुनकर रामदरश मौर्य का खून खौल उठता था। उसके बाद उसने एक कठोर फैसला लिया। संजू मौर्य के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी और उसके लिए वो लड़का तलाश करने लगे। थोड़ी भाग दौड़ करने के बाद बड़हलगंज के जगदीशपुर मिश्रौली के रामशरण मौर्य के साथ संजू मौर्य का विवाह कर दिया। संजू मौर्य ने भले ही सामाजिक दबाव में आकर अपने गले में रामशरण मौर्य के नाम की वरमाला डाल ली थी लेकिन वो प्यार तो शेषनाथ मौर्य से ही करती थी। भले ही उसने तन अपने पति रामशरण को सौंप दिया था लेकिन उसके दिल पर उसके प्रेमी शेषनाथ मौर्य की ही हुकूमत थी। इधर संजू मौर्य के बिना शेषनाथ मौर्य को भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसकी यादों में शेषनाथ मौर्य घुट घुट कर जी रहा था। बेटे की हालत देखकर मीना देवी से रहा नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए तो वो संजू मौर्य को भुला देगा। अंततः मीना देवी ने बेटे की शादी नीतू मौर्य के संग करा दी। शादी के बाद शेषनाथ मौर्य कमाने दिल्ली चला गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। इस बीच शेषनाथ मौर्य 2 बेटों का पिता बन गया था। उधर संजू मौर्य भी एक बेटे की मां बन गई थी। दोनों की शादी को करीब 5 साल बीत चुके थे। लोग यही समझते रहे कि इन सालों में संजू मौर्य और शेषनाथ मौर्य एक दूसरे को भूल चुके होंगे क्योंकि शेषनाथ मौर्य दिल्ली रहता था तो संजू मौर्य अपने ससुराल में रहती थी। दोनों मिल नहीं पा रहे थे लेकिन इनकी ये दूरियां मोबाइल फोन ने कम कर दी थी। संजू मौर्य और शेषनाथ मौर्य दिन में एक बार जरूर बात कर लिया करते थे। बिना बात किए दोनों को चैन नहीं मिलता था। शेषनाथ मौर्य ने संजू मौर्य को यकीन दिलाया था कि वो थोड़ा और इंतजार कर ले। आने वाले दिनों में वो उसे अपने पास ले आएगा। पति की पीठ के पीछे संजू मौर्य इतना बड़ा गुल खिला रही है ये बात रामशरण मौर्य नहीं जानता था। लेकिन जब उसके सामने पत्नी की सच्चाई आई तो रामशरण मौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। हुआ यूं था कि एक दिन ड्यूटी से थका मांदा रामशरण मौर्य शाम घर लौटा
तो रात में जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। संजू मौर्य भी बिस्तर पर लेट गई। उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। तभी संजू मौर्य के मोबाइल की घंटी बजी। फोन शेषनाथ मौर्य का था। संजू मौर्य कॉल रिसीव करके धीमी आवाज में बात करने लगी। पत्नी को फोन पर बात करते सुन रामचरण मौर्य की नींद टूट गई। वो उठकर बैठ गया। पति को अचानक उठकर बैठा देख संजू मौर्य एकदम से सकपका गई। वो इतना घबरा गई थी कि उसके हाथ से फोन नीचे गिरते गिरते बचा। पत्नी की हालत देखकर रामचरण मौर्य समझ नहीं पाया कि उसे देखकर संजू मौर्य इतना घबरा क्यों गई। उसने पूछा भी कि क्या बात है और इतनी रात गए किससे बातें कर रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सो गई तो रामचरण मौर्य भी सो गया। अगली सुबह रामचरण मौर्य ने उठते ही पत्नी से रात की फोन वाली बात पूछी तो वो टाल मटोल करने लगी। उसकी टाल मटोल से उसे संदेह हुआ तो उसने अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक किया। फोन के कॉल रिकॉर्डर में जब पत्नी को किसी पराये मर्द से मीठी मीठी बातें करते सुना तो रामचरण मौर्य का खून खौल उठा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पीछे पत्नी ऐसा गुल खिला रही थी। रामचरण मौर्य पत्नी को कमरे में ले गया। उसने संजू मौर्य से सारी बातें सच सच बताने को कहा तो संजू मौर्य ने भी डर से अपने और शेषनाथ मौर्य के बीच सालों से चले आ रहे मधुर संबंधों की बात बता दी। उसने ये भी बताया कि उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की थी। सारी सच्चाई सुनने के बाद रामचरण मौर्य ने पत्नी से कह दिया कि वो अपने प्रेमी के साथ जा सकती है। वो अब उसे अपने साथ नहीं रखेगा। पति की बात सुन संजू मौर्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सोचने लगी कि 3 साल के बच्चे को लेकर वो कहाँ जाएगी। लोग उसे पति को छोड़ने का कारण पूछेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देगी। संजू मौर्य पति के पैरों में गिर गई। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। रामचरण मौर्य ने उसे एक शर्त पर माफ करने के लिए कहा। शर्त ये थी कि वो शेषनाथ मौर्य को फोन करके यहाँ बुलाएगी। संजू मौर्य ने पति से वादा किया कि वो वही करेगी जो वो चाहेगा। इत्तेफाक से उस समय शेषनाथ मौर्य दिल्ली से बेल पार अपने बड़े पापा की लड़की की शादी में शरीक होने आया था। 22 फरवरी 2019 की रात 9:22 पर संजू मौर्य ने शेषनाथ मौर्य को फोन करके मिलने के लिए अपने ससुराल जगदीशपुर मिश्रौली बड़हलगंज बुलाया। उसने कहा कि पति कहीं बाहर गया है, वो घर में अकेली है, बेटे का बर्थडे है, मौका है। शेषनाथ मौर्य भी संजू मौर्य से मिलने के लिए कब से बेचैन था। सोचा इसी बहाने वो उससे मिल भी लेगा और रात भी सुहानी हो जाएगी। उसके बाद संजू मौर्य ने उसे कई बार फोन किया। शेषनाथ मौर्य ने उससे कहा कि वो आ रहा है। उसके बाद शेषनाथ मौर्य पत्नी नीतू मौर्य से दोस्त के पास जाने की बात कहकर मोटरसाइकिल लेकर जगदीशपुर मिश्रौली रवाना हो गया। 1 घंटे बाद वो संजू मौर्य के ससुराल पहुंच गया। संजू मौर्य को देखकर शेषनाथ मौर्य का चेहरा खुशियों से खिल उठा। संजू मौर्य ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कमरे में बिस्तर पर संजू मौर्य का 3 साल का बेटा सो रहा था। शेषनाथ मौर्य ने एक नजर कमरे में चारों ओर दौड़ाई। फिर उसने संजू मौर्य को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी बातें करने लगा। शेषनाथ मौर्य जैसे ही मस्ती के आलम में डूबा कि रामचरण मौर्य ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि वो सिर पकड़कर नीचे गिर गया। उसे अपने साथ धोखा होने का एहसास हुआ। इधर रामचरण मौर्य ने पत्नी को दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। रामचरण मौर्य का साथ दे रहे उसके बड़े भाई विजय मौर्य ने शेषनाथ मौर्य को संभाला ताकि वो भाग ना पाए। कमरे में संजू मौर्य को बंद करने के बाद रामचरण मौर्य अपने कमरे में आया। फिर उसने रस्सी से शेषनाथ मौर्य का गला तब तक कसे रखा जब तक उसकी मौत ना हो गई हो। जब रामचरण मौर्य और विजय मौर्य को यकीन हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है तो दोनों भाई लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे कंधे पर लाद कर गांव के बाहर रामकृष्ण तिवारी के खेत में ले गए। रामचरण मौर्य और विजय मौर्य दोनों ने मिलकर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें शेषनाथ मौर्य की लाश डाल दी। उसके साथ उसकी बाइक की चाबी भी गड्ढे में डाल दी। उसके ऊपर बड़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया ताकि लाश मिट्टी में गल जाए। इससे पहले उन्होंने इसकी मोटरसाइकिल ले जाकर कहीं खड़ी कर दी थी। ये सब करते करते पूरी रात बीत गई थी। अगले दिन विजय मौर्य गांव से फरार हो गया। संजू मौर्य और रामचरण मौर्य ने चुप्पी साध ली, लेकिन मोटरसाइकिल ने इनकी योजना पर पानी फेर दिया। पुलिस ने रामचरण मौर्य और संजू मौर्य से पूछताछ करने के बाद उन्हें धारा 302, 365, 201, 120B के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक संजू मौर्य और रामचरण मौर्य जेल में बंद थे और विजय फरार था। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।